Hey friends, good morning and welcome back to my channel. Good morning इसलिए सिजलिंग संडे के एपिसोड्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं छोटे छोटे एपिसोड्स आऊंगा। स्टॉक मार्केट क्रैश कैसे हुआ था, रिवाइव कैसे हुआ था, रिसेशन हुआ था, बिगेस्ट स्टॉक मार्केट रिसेशन और क्रैश के बारे में सब है। तो आइए चलते हैं अपने एपिसोड नंबर 4 की तरफ। और एपिसोड नंबर 4 है 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। ज्यादातर लोगों को, बहुत सारे लोगों को याद होगा ये। इसके बहुत सारे नाम हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस बोलो या फिर लीमैन ब्रदर क्राइसिस बोलो, सब प्राइम लोन क्राइसिस बोलो, इसके इतने सारे नाम दिए गए थे। ये ग्लोबल रिसेशन हुआ था, इसकी वजह से बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था। जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने जो ये मार्केट क्रैश देखा है, उन लोगों का तो मार्केट पर से भरोसा ही उठ गया है मतलब। और कुछ ऐसे भी ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं जिन्होंने ये तक मार्केट यहाँ तक गिरते हुए देखा। तो कोविड, उसके बाद कोविड वाला जो मार्केट गिरा या फिर कुछ भी छोटा छोटा गिरा है या फिर अभी जो वॉर हुआ उसमें मार्केट गिरा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आइए चल के देखते हैं आगे की कहानी, कैसे ग्लोबल रिसेशन हुआ। तो 2008 के फैक्ट्स जानने से पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि उसके कुछ साल पहले क्या हुआ था। 1996 पे चलते हैं। 1996 क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, एपिसोड नंबर 3 मैंने बनाया था इसके ऊपर। 1996 और 2000 के बीच में चल रहा था डॉट कॉम बूम या डॉट कॉम बबल बोल सकते हो उसको। अगर आपको पता नहीं उसके बारे में तो पूरे फैक्ट्स मैंने एपिसोड 3 में बताए हैं, आई बटन पे लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। डॉट कॉम बबल था 2000 तक, और 2002 और 2000 के बीच में वो डॉट बबल फटना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से लोगों का मार्केट पर से विश्वास उठ गया, तो आधे से ज्यादा लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। और उस वक्त तक बैंक बहुत ही कम इंटरेस्ट दे रहा था, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट सारे में 1% के आसपास में ही दे रहे थे। तो लोग अपने पैसे स्टॉक मार्केट में भी नहीं डालना चाहते थे, बैंक में भी नहीं डालना चाहते थे। तो अब उनको चाहिए कुछ नए सोर्सेज। तो इन्वेस्टमेंट सोर्सेज, अपने पैसे लगाए कहाँ, स्टॉक मार्केट नहीं है, बैंक में नहीं लगाना है तो कहाँ लगाए। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या। जी हाँ, आपका अंदाजा एकदम सही है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उन्होंने ढूंढा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाने हैं, बैंक इंटरेस्ट कम दे रही थी, तो वो भी नहीं लगाने हैं, तो क्या करना है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उन्होंने ढूंढा। और जैसे कि मैंने बताया, इंटरेस्ट बहुत कम चल रहे थे उस वक्त, तो वो लोग, कुछ लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोन लेना शुरू कर दिया, हाउसिंग लोन लेना शुरू कर दिया, उससे घर खरीदने लगे। और वैसे भी रियल एस्टेट के प्राइस बहुत अच्छे बूम कर रहे थे, बहुत अच्छे जा रहे थे। तो इन लोगों ने लोन ले लेके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया रियल एस्टेट में। और बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल रहा था और सब लोग खुश थे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसे डूबे हुए थे और बैंक इंटरेस्ट कम दे रही थी। अब इनको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मिला और बहुत कम इंटरेस्ट में इनको होम लोन मिल रहा था उस वक्त। तो होम लोन ले लेके सब लोग लोन ले लेके इन्वेस्ट कर रहे थे। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, आगे देखिए। तो जहां रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स दिखे नहीं और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। इन लोगों की नजर सबसे पहले पड़ी ये रिटर्न्स में, रियल एस्टेट में। तो इनको भी रियल एस्टेट बूम जो चल रहा था उस वक्त, उसमें पार्टिसिपेट करना था। आपको बैंक पता है, बैंक में आप लोन ले सकते हो, आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट तो नहीं बोलते, मतलब आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो या फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, बैंक्स ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, वो फंड्स इकट्ठा करते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए। कॉर्पोरेट्स के लिए फंड्स रेज करते हैं पब्लिक के थ्रू से, इन्वेस्टर के पास से। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्वेस्टर के पास से उन्होंने फंड्स लिया और अब वो कुछ अपना हिस्सा काट के फिर कंपनी को दिए थे फंड्स वो। तो फंड्स रेज कर सकते हैं। फंड्स कैसे रेज कर सकते हैं, आईपीओ लॉन्च कर दिया, डेरिवेटिव इश्यू लॉन्च कर दिया, मर्जर्स एक्विजिशंस, ये सब। आईपीओ मतलब, आईपीओ तो आप जानते हो, मर्जर्स एक्विजिशन भी जानते हो। आपको डेरिवेटिव जानना बहुत जरूरी है, डेरिवेटिव क्या है अगर आप नहीं जानते हो, पे आगे शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। तो डेरिवेटिव समझना ये वीडियो के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है डेरिवेटिव क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। डेरिवेटिव मतलब किसी और का बाई प्रोडक्ट ही मान सकते हो, या उसके थ्रू प्रोडक्ट आने वाला प्रोडक्ट मान सकते हो। जैसे कि आप समझ सकते हो कि बटर डेरिवेटिव है मिल्क का, मतलब उससे बनता है, पेट्रोल क्रूड ऑयल से बनता है। तो जिस चीज में से बनता है वो उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू। तो इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, पेट्रोल क्रूड ऑयल में से बनता है। लेकिन ये हो गया जनरल एग्जांपल्स।
फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी एक डेरिवेटिव मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। जैसे कैश मार्केट में आप रिलायंस वगैरह जब शेयर मार्केट वगैरह जो होते हैं आप उनमें ट्रेड करते हो, तो उसके डेरिवेटिव होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जिसकी वैल्यू डिपेंड होती है वो कैश मार्केट के। अगर आपको वो सब डिटेल में जानना है तो मैंने एक फ्यूचर एंड ऑप्शन में और डेरिवेटिव का एक वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं ये वीडियो में। डेरिवेटिव आप आशा करता हूँ आप समझ लिए होंगे डेरिवेटिव क्या होता है, जिसकी वैल्यू किसी और पे डिपेंडेंट होता है, ऐसा टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट। अब जब आप समझ गए हो डेरिवेटिव क्या होता है तो आप ये समझ सकते हो यहाँ पे अब ये कंसेप्ट नया आ सकता है आपके लिए, सीडीओ कोलेटराइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन क्या होता है। तो क्या था उस वक्त हुआ, बैंक सब लोगों को लोन दे रहे थे, घर पे इन्वेस्ट कर रहे थे, तो बैंक जिन जिन लोगों को लोन दे रही थी ये इन्वेस्टमेंट बैंकर वो सारे वो जो लोन्स थे वो सब खरीद रहती थी, बैंक के पास से वो लोन हाउस लोन वगैरह सब खरीद लेती थी, उसको रीपैकेज कर करके इन्वेस्टर्स को बेच रही थी, और उसका नाम उन लोगों ने ये कोलेटराइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन दिया था, सीडीओ। सीडीओ आपने समझा, ये डेरिवेटिव है। तो मतलब ये सीडीओ क्या होता है, एक डेरिवेटिव है जो कि होम लोन, मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड लोन या फिर जो भी कार लोन जिससे बना है, टोटल जो लोन्स थी उसका सीडीओ बना के इन्वेस्टर्स को बेच रही थी, इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, और इसको बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग भी दे रहे थे ये लोग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू दिलवा दिया उन लोगों ने रेटिंग, तो बहुत सारे लोग इस पे विश्वास कर रहे थे, ट्रिपल ए रेटिंग मिल गई, कुछ भी ऐसा मिल गया अच्छे रेटिंग, तो इन्वेस्टर्स विश्वास करके उसमें इन्वेस्ट करने लगे थे। तो सिचुएशन कुछ ऐसे होने लगी कि बैंक वालों ने सारे होम लोन के या फिर हाउस लोन जितने भी थे वो उसका रिस्क पूरा का पूरा, उसका रीपेमेंट का रिस्क पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकर पे डाल दिया, इन्वेस्टमेंट बैंकर ने सीडीओ बना के वो सारा रिस्क इन्वेस्टर्स पे डाल दिया। तो आप समझ सकते हो ये सारा रिस्क इन्वेस्टर्स पे आ चुका है अभी, तो इस तरह से सीडीओ बनाया, सीडीओ। नेक्स्ट कंसेप्ट आप समझोगे ये स्टोरी में क्या हुआ था, वो आगे डिटेल में बहुत अच्छा है। अब इन्वेस्ट जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो थे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अच्छे अच्छे क्रेडिट रेटिंग्स दिलवा रहे थे और सीडीओस बेचे जा रहे थे, तो इन्वेस्टर्स को बहुत मजा आने लगा क्योंकि स्टॉक मार्केट में और बैंक में से उनको जितना रिटर्न मिल रहा था वो सब छोड़ के उनको रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा रिटर्न मिला, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। तो इस वजह से उन लोगों ने इन्वेस्टर्स ने और ज्यादा सीडीओस की डिमांड की, और ज्यादा सीडीओस चाहिए थे, तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को क्या चाहिए होगा, सीडीओस किस पे बेस पे बनेगा, सीडीओ बनेंगे हाउसिंग लोन के बेसिस पे। तो इन्वेस्टर्स गए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास कि उनको और ज्यादा सीडीओ चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकर गए बैंक्स के पास कि उनको और ज्यादा हाउसिंग लोन चाहिए जिसके थ्रू वो सीडीओस बना सके। अब बैंक ने ऑलरेडी जितना रियल एस्टेट लोन जितना हाउस लोन दे सकती थी वो दे दिया, लेकिन अब उनके पास और ज्यादा है नहीं, लेकिन बैंक को प्रॉफिट करनी थी, तो उनको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हाउसिंग लोन देना ही पड़ेगा, वो कहाँ से करेंगे, तो उन लोगों ने शुरू कर दिया सब प्राइम मॉर्गेजेस, सब प्राइम लोन्स। सब प्राइम लोन्स क्या होता है, उन लोगों को लोन देना जिनकी क्रेडिट कैपेसिटी का रीपेमेंट कैपेसिटी कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, या फिर अगर इंडियन भाषा में आप समझना चाहो तो जिनका सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा कम हो। सिविल स्कोर वो स्कोर होता है जिसके वजह से आपको लोन मिल सकता है, अमाउंट वगैरह जो भी है उसको स्कोर बहुत ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल मार्केट में, सिविल स्कोर। उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं आई बटन में लिंक बाद में दे दूंगा। तो जिनकी कैपेसिटी रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छी ना हो या फिर गारंटी ना हो उनको लोन देना सब प्राइम मॉर्गेज है, तो बैंक ने शुरू कर दिया सब प्राइम मॉर्गेज लोन इशू करना, और उस सब प्राइम लोन्स जो थी उसके बेसिस पे सीडीओस बन रहे थे और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बेचे जा रहे थे। और बैंक वाले क्या शुरू कर दिया, विदाउट एनी प्रॉपर वेरिफिकेशन बैंक वालों ने सारे सब प्राइम मॉर्गेज देने लगे, वो उसके सीडीओस बनने लगे, इन्वेस्टर्स को देने लगे विदाउट एनी वेरिफिकेशन। आप समझ जा सकते हो जिसका सिबिल स्कोर 300-400 का स्कोर हो सिबिल, उसको भी अगर हाउसिंग लोन मिल गया तो फिर मतलब कैसे कैसे हो सकता है, फिर उसका सिचुएशन आगे जाके वो जो बबल होगा, आप ये देख सकते हो ये जो बम है वो फट सकता है, और फटा था उस वक्त। अब जो 2000 से लेके 2007 तक है वो ये हनीमून पीरियड था इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे सब प्राइम लोन बेच बेच के इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए थे, उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी क्रेडिट रेटिंग दे दी, भले वो सब प्राइम लोन था उसकी उतनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग नहीं हो सकती है, फिर भी क्रेडिट रेटिंग दिलवा दी और बेचे जा रहे थे, सब प्राइम लोन के बेस पे सीडीएस बेचे जा रहे थे, इन्वेस्टर्स भी खरीद रहे थे, उनको मजा आ रहा था क्योंकि रियल एस्टेट की भाव जो भी थी वो आसमान छू रहे थे, तो उनको भी मजा आ रहा था। तो 2000 से लेके 2007 जो था वो सब प्राइम लोन्स के बेसिस पे सीडीएस बेचे जा रहे थे, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट बनाया था।
तो जैसे कि पहले जब रियल एस्टेट पे नजर पड़ी इन्वेस्टर्स की, तो वो इन्वेस्ट करने लगे रिटर्न्स देख के। वो देख के नजर पड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की, तो वो उसमें घुस गए रियल एस्टेट में, उन्होंने सीडीओ बनाया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए। ये सब देख के इंश्योरेंस कंपनी को भी ये मार्केट में घुसने की इच्छा हुई। तो क्या हुआ, 2007 तक इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, क्रेडिट रेटिंग्स, ये सारे ये जो एजेंसीज थी, ये सभी लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे कमा लिए थे, पैसे बहुत अच्छे से छाप रहे थे। ये देख के इंश्योरेंस कंपनी को भी मन हुआ कि वो भी ये मार्केट में घुस सकते हैं, इतने अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, सीडीओस जो बनाए थे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने, वो सीडीओस पे इंश्योरेंस देना स्टार्ट कर दिया। अब इंश्योरेंस क्यों दे सकते हो, क्यों देंगे? सीडीओ है एक डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की प्राइस होती है कोई स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट, या फिर कोई भी मार्केट पे, फाइनेंशियल मार्केट पे डिपेंड होती है उसकी वैल्यू एक एसेट पे। अब उसकी वैल्यू डिपेंड होती है, दैट मींस लॉस होने के भी चांसेस है। तो वो लॉस होने के चांसेस जो होते हैं, उस पे इंश्योरेंस दे रही थी ये इंश्योरेंस कंपनी। सब लोग जानते हैं कोई भी इंश्योरेंस होता है वो एक लॉस कवर करने के लिए ही होते हैं। लॉस की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होती है, वो कवर करने के लिए ही इंश्योरेंस होती है। तो सीडीओ पे अगर आपको कोई लॉस हो जाए, तो उसके लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हो पहले से, तो उसका आपको डैमेजेस कवर हो सकते हैं, आपके लॉसेस कवर हो सकते हैं। ये सोच के इंश्योरेंस कंपनीज घुस गई इसमें, और उन लोगों ने सीडीओ में जो इन्वेस्ट कर रहे थे उनको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया, क्योंकि उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी बिठाई कि सीडीओ की रेटिंग तो बहुत अच्छी है, तो डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत बहुत कम है इसमें। इस तरह से ही इंश्योरेंस वाले काउंट करते हैं। इंश्योरेंस के ऊपर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई, पूरा गाइड बनाया, अगर आप देखना चाहते हो तो वो सब आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप देखना चाहोगे देख लेना। तो ये है सीडीएस, उन्होंने नाम दे दिया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। सीडी हुआ ये था कि बैंक वाले हाउसिंग लोन दे रहे थे, इन्वेस्टमेंट बैंकर इसमें घुस के उन्होंने सीडीओ बनाया, उन फिर इंश्योरेंस कंपनी ने घुस पे उस सीडीओ पे सीबीएस किया। तो हाउसिंग मतलब देख रहे हो, तो पूरी की पूरी लिस्ट जो रिस्क है वो इन्वेस्टर्स पे किस तरह से ट्रांसफर की जा रही है। अब पहले पहले क्या था, हाउसिंग लोन की रिस्क बैंक वालों ने इन्वेस्टमेंट बैंकर पे डाल दी, इन्वेस्टर बैंकर्स ने सीडीओ बना के वो इन्वेस्टर्स पे डाल दी रिस्क। अब रिस्क पूरी आ गई है सीडीएस मतलब इंश्योरेंस कंपनीज पे आ गई है। मतलब अगर अगर सीडीएस कोई डिफॉल्ट होते हैं, तो इन्वेस्टर्स तो वैसे भी खुश है कि उनको इंश्योरेंस से अपनी अमाउंट मिल जाएगी, कवर मिल जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का क्या होगा? अब सब लोग सीडीएस खरीदने लगे। और सीडीएस की खास बात ये भी थी कि जिसका सीडीओ नहीं भी है वो भी सीडीएस खरीद सकता है। ये किस टाइप का इंश्योरेंस है, खतरनाक टाइप का है, लोग ये भी खरीदने लगे। मतलब सीडीओस खरीदते, हाउस लोन ले रहे थे, सीडीएस कर रहे थे, पूरा का पूरा आप देख सकते हो रियल एस्टेट पे घूम रहा है सब कुछ। तो बबल है जो कि बस्ट कभी ना कभी होना था। फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट, अगर आपको नहीं पता है, आपको शायद पता होगा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। होम लोन जो मिलता है, हाउस लोन जो मिलता है, जनरली फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट के साथ मिलता है। तो ये जो सबप्राइम लोन्स दिए गए थे सबको, सबप्राइम लोन्स जो जिनकी कैपेसिटी नहीं है या फिर गारंटी नहीं है उनको भी दिए गए थे, वो सारे सबप्राइम लोन्स जो दिए गए थे, हाउस लोन जो दिए गए थे, वो सबप्राइम लोन्स थी फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट पे। अब फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है, बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इंटरेस्ट रेट में। अब हुआ यूं, शुरुआत में जब वो सबप्राइम लोन्स दिए, तो वो बहुत अच्छे नॉमिनल रेट में थे, सब लोग अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसकी जो है वो सबको पता नहीं थी, और सब लोग अवेयर ही नहीं थे कि उनको फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया गया है। तो सबप्राइम लोन्स शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन जैसे जैसे प्राइस सडनली बढ़ने लगे, सब लोग टेंशन में आ गए, और अब सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो पहले शुरुआत में 1-2 महीने, 3 महीने डिफॉल्ट करने लगे, मंथली इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं कर रहे थे, अपने ईएमआई पे ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे डिफॉल्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। मान लो कोई भी आपको इंटरेस्ट रेट 1% इंटरेस्ट रेट पे कुछ मिला हो, सडनली आप देख रहे हो वो 4, 5, 7% तक गया हो, तो आप उसका इंटरेस्ट रेट आप सोच ही नहीं सकते हो कितना ज्यादा बढ़ सकता है, आपका इंस्टॉलमेंट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लोग डिफॉल्ट करने लगे। तो जिन लोगों ने वो सब प्राइम लोन्स लिए थे वो अफोर्ड नहीं कर पाए थे सडन इंक्रीज ऑफ रेट के वजह से, तो उन लोगों के घर बैंक वाले ऑक्शन पे डाल रहे थे, बेच रहे थे, और वो ऑक्शन से जो पैसे आए थे वो अपना होम लोन जो अमाउंट दी थी वो लोन की अमाउंट कवर करना शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट गलती थी बैंक वालों की, बिना मतलब बिना जाने, बिना वेरिफिकेशन के, उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी जाने बिना उन्होंने लोन दे दी थी, ये फर्स्ट गलती थी। सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती जो बैंक वालों की थी,
वो समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप कोई भी घर खरीदते हो तो उसमें जनरली 18-20% या 25% के आसपास आपका खुद का पैसा होता है और 80% के आसपास बैंक वाला आपको लोन देते हैं बैंक वाले। तो जनरली ये केस होता है कोई भी आप घर खरीदते हो तो लोन पे खरीदते हो तो। लेकिन इस केस में क्या हुआ, 60-70% के आसपास लोगों ने क्या किया, डाउन पेमेंट जितना जो अमाउंट दी ही नहीं थी। जैसे कि ये मैंने बताया 20% आपको देने हैं बैंक वाले, बाकी के पैसे देंगे, उस हिसाब से आप घर खरीद सकते हो। तो बाकी 60 से 70% लोगों ने ये खुद के पैसे लगाए ही नहीं थे, सारे सारे के सारे 100% बैंक लोन से अमाउंट लगा रहे थे वो लोग, 100% बैंक लोन। तो उनसे कवर भी क्या करेंगे, सारे के सारे पैसे बैंक के ही थे। तो सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मिस्टेक क्या किया था इन लोगों ने, सारा पैसा बैंक का था। अब घर अगर बेच भी दे तो भी उनका पैसा कैसे रिकवर करेंगे, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो लोग और भी ज्यादा डिफॉल्ट करने लगे, और भी ज्यादा, क्योंकि उनका पैसा लगा ही नहीं था इस घर खरीदने में, सारे बैंक के पैसे थे। तो जैसे जैसे हमने देखा, पहले शुरुआत में सब प्राइम लोन्स वाले के डिफॉल्टर्स बढ़ने लगे, उसके बाद और भी ज्यादा लोग डिफॉल्ट करने लगे। एक हद के बाद डिफॉल्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, बैंक वाले सारे ऑक्शन पे डाल रहे थे, सारे घर सेल कर रहे थे। एक हद के बाद 2008 के साल में ऐसा वक्त आ गया कि बैंक सेल तो कर रही है घर, लेकिन सामने बायर्स कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तेजी से बढ़ रहे थे। इस वजह से लोग घर नहीं खरीद रहे थे, तो सिर्फ सेलर्स थे, बायर्स कोई नहीं था। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए कोई लोन लेके खरीद नहीं रहा था। तो आप समझ सकते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में समझ सकते हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में समझो, अगर सिर्फ सेलर हो और बायर कोई ना हो तो मार्केट किस तरह से तेजी से गिर सकता है। तो वैसे रियल एस्टेट भी बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहा था, क्योंकि खरीदने वाले कोई थे ही नहीं, तो कहां से मार्केट वैल्यू रहेगी। और एक वक्त के बाद सबको रियलाइज होने लगा कि उनके जो घर की वैल्यू है और उनके होम लोन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, डिपेंड कंपेरिजन टू द घर की वैल्यू। अब सपोज कर सकते हो कि उनके घर की वैल्यू मान लो 30 लाख के आसपास है और उनके होम लोन की अमाउंट 40 लाख के आसपास हो गई। तो ऐसे ही मतलब कौन खरीदेगा, एक वक्त के बाद कौन होम लोन खरीदेगा। तो यहाँ के ये सिचुएशन के बाद डिफॉल्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि कौन लेगा 30 लाख के घर के लिए, 40 लाख के, 50 लाख, 60 लाख कौन लेगा। होम लोन की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और जबकि उनके रियल एस्टेट की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ रही थी, बढ़ने की तो क्या बात है, बहुत ज्यादा नीचे गिर रही थी। तो सारे बोरोवर्स डिफॉल्ट करने लगे। तो जैसे जैसे डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे डिफॉल्ट होने लगा, मतलब बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो बैंक को फंड्स मिलना मुश्किल होने लगा। लोगों ने सीडीओस खरीदना बंद कर दिया, इसलिए जो सीडीओ था उसकी वैल्यू भी जीरो होने लगी। सीडीओ क्यों खरीदे, रियल एस्टेट गिर रहा है तो सीडीओ कोई क्यों खरीदेगा। दैट्स व्हाई सीडीओ की वैल्यू भी गिर रही है, बैंक के पास भी पैसा नहीं आ रहा है। इन्वेस्टर्स ने, जिन लोगों ने सीडीओ खरीदे थे, पुराने सीडीओ खरीदे थे, वो लोग, उन लोगों को भी लॉस होने लगा। जिन लोगों को लॉस होने लगा, वो जिन लोगों ने सीडीएस लिया हुआ था, वो सारे लोग सीडीएस क्लेम करने लगे। और सीडीएस क्लेमिंग, जो इंश्योरेंस क्लेम कर रहे थे, उनकी संख्या संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक टाइम के बाद मतलब सीडीएस इंश्योरेंस बिलियन ऑफ डॉलर्स में इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो रहा था, बहुत सारे क्लेम्स आ गए थे इसलिए। तो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सबको लॉस हो रहा था, और इंश्योरेंस कंपनी सारे क्लेम्स सेटल नहीं कर पा रही थी, कुछ तो बैंकरप्ट भी हो रही थी, बंद हो रही थी। और एक हद के बाद सिचुएशन ऐसी भी आ गई कि गवर्नमेंट ने 60 से 70% तक क्लेम खुद से सेटल किए। उन्होंने बेल आउट किया बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी को, और उनके जितने भी इंश्योरेंस क्लेम्स थे वो सारे गवर्नमेंट ने पे किए। जाहिर सी बात है, अब लोग सीडीओस खरीदना बंद कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट बैंकर को भी लॉस होने लगेंगे, वो सीडीओस बिकना बंद हो जाएगा। लीमैन ब्रदर्स करके एक बहुत टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे उस वक्त के, तो जो कि बैंकरप्ट हो गए थे, और उनकी बैंकरप्सी के बाद 20 से 25 हजार तक उनके जो एम्प्लॉइज थी, इतनी बड़ी फॉर्म उस वक्त की थी, कंपनी थी, वो 20 से 25 हजार लोगों ने जॉब खो दिए। और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थी जिनको अक्वायर कर लिए, बहुत बड़ी 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 बैंक्स थी, उन्होंने अक्वायर कर लिए। जॉब खो रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख सकते हो, जॉब भी खो रहे थे, बैंकरप्सी भी हो रही थी, इंश्योरेंस अपने क्लेम्स नहीं चुका पा रहे थे, ये लेवल का बैंकरप्सी फाइनेंशियल क्राइसिस था। उस वक्त की सिचुएशन ग्लोबल रिसेशन तक आ गई थी। 2008 के ग्लोबल रिसेशन के किस्से अगर आपने सुने हो तो, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, सभी लोग लॉसेस फेस कर रहे थे, और करीब करीब अमाउंट 500 बिलियन डॉलर्स तक बोली जाती है। इतने अमाउंट के लॉस उन्होंने फेस किया था एक कंट्री ने।
बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच हुआ था, बहुत सारे बिजनेसेस क्लोज हो रहे थे, बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो स्टेगनेट हो गया था। अनएम्प्लॉयमेंट 10 से 15% तक बढ़ गया था उस वक्त, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही थी। जो भी कंपनीज बंद हुई थी वो लोग जॉब्स खो रहे थे अपने। रिसेशन ने पूरे ग्लोबल ट्रेड को, मतलब पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को अफेक्ट किया था, क्योंकि यूएस खरीद नहीं पा रही थी, बेच नहीं पा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, और दिस रिजल्टेड टू ग्लोबल रिसेशन। अगर आपने यहाँ तक वॉच किया वीडियो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए ये मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।